सेक्शन नंबर 3 है, दिस इज हार्डवेयर एंड वर्चुअल मशीन्स। 2 चैप्टर्स इसमें मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, मेनली 2 चैप्टर्स डिस्कस करूंगा। पहला चैप्टर आएगा प्रोसेसर्स का, प्रोसेसर्स पैरेलल प्रोसेसिंग एंड वर्चुअल मशीन्स फिर इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है वो डिस्कस करूंगा अबाउट लॉजिक, बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सर्किट्स। बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सर्किट्स। आपका जो A2 का पेपर है ये सॉर्ट ऑफ मेरे लिए बड़ा प्रोबेबल सा है कि कौन से टॉपिक्स में से कितने कितने क्वेश्चंस और किस तरह से आते हैं। 100% इसमें से 100% सवालों की नोयत भी देखेंगे, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से कुछ डेरिवेशन टाइप के सवाल आते हैं बूलियन अलजेब्रा एंड सर्किट्स में से। ठीक है, रियल लाइफ प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम दी भी होती है, उससे पूरा एक सर्किट डिजाइन करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आती है। हर पेपर ऐसा है जिसमें इन दोनों चैप्टर्स में से सवाल आते हैं हर पेपर के अंदर। पास्ट में वर्चुअल मशीन एक अलग से चैप्टर था, लेकिन अब इन्होंने मिक्स इसको कर लिया इसके अंदर। ठीक है, हम लोग एएस में हार्डवेयर को एक मुख्तलिफ तरीके से पढ़ते थे। ठीक है, एएस में हार्डवेयर में क्या था, कंप्यूटर एंड देयर कंपोनेंट्स, जिसमें आपको प्रोसेसर्स, स्लाइटली सीपीयू पढ़ाया जाता था एएस के अंदर, कंट्रोल यूनिट्स पढ़ाए जाते थे, आपको रजिस्टर्स पढ़ाए जाते थे, बसेस पढ़ाई जाती थी, आपको सिस्टम क्लॉक्स समझाई जाती थी। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस पढ़ाई जाती थी। ऐसा ही है कि नहीं, यही था ना। और उसमें एक लॉजिक सर्किट का भी एक टॉपिक है जिसमें बेसिक्स ऑफ द लॉजिक सर्किट्स पढ़ाई जाती है। में काफ़ी एडवांस A2 के अंदर लॉजिक सर्किट का है, बट स्टिल बात वही है कि बेस इंसान की बनी हुई हो तो थोड़ी बहुत मेमोराइजेशन हो तो आगे ईजी हो जाता है उसके लिए। ठीक है, A2 का भी आसान हो जाता है। बट द थिंग जो आप लोगों ने नई बातें पढ़नी है वो है यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जो बिल्कुल टोटली न्यू चीज़ें होंगी, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले जब हम चैप्टर नंबर 1 की तरफ आते हैं, अब मैं इस चैप्टर को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। पहले पार्ट में मैं इसके ऊपर हम इस पे बात करेंगे और इसी का जब ये पूरा खत्म हो जाएगा फिर इसके ऊपर हम आ जाएंगे, क्योंकि वर्चुअल मशीन सॉर्ट ऑफ इट्स डिफरेंट थिंग, इससे मैच करने वाली चीज़ नहीं, उससे थोड़ी सी क्या है, थोड़ी मुख्तलिफ चीज़ है। बट जब हम बात करते हैं इनकी प्रोसेसर्स की बात करते हैं, प्रोसेसर्स हमारे पास 2 किस्म के आते हैं। प्रोसेसर्स हमारे पास 2 किस्म के आते हैं जिसकी डिस्कशन हम लोग पढ़ेंगे। एक प्रोसेसर को बोलते हैं रिस्क प्रोसेसर्स और दूसरे को कहा जाता है सिस्क प्रोसेसर्स कहा जाता है। एक को कहा जाता है रिस्क प्रोसेसर्स, मतलब कंप्यूटर्स की टाइप्स हैं जिसमें प्रोसेसर्स लगे हुए होते हैं। अब प्रोसेसर्स आपको पता है कहने में ये कंप्यूटर की सबसे एक ऐसी डिवाइस है, असल कंप्यूटर यही है। कंप्यूटर मींस कंप्यूट यही करता है। अब प्रोसेसर के अंदर इटसेल्फ इसके जो अपने वाले पार्ट्स हैं, अपने पार्ट्स में कंट्रोल यूनिट आता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आता है, बसेज आती हैं, सिस्टम क्लॉक आती है, और क्या आता है इसके अंदर, रजिस्टर्स आते हैं। याद आ रही है बात है कि नहीं, रजिस्टर्स आते हैं। रजिस्टर्स के अलावा और इसकी अपनी एक
कैश मेमोरी होती है। बेसिक पुरानी नॉलेज दे रहा हूं सारी की सारी। बसेस के अंदर डेटा, एड्रेस, और तीसरी कौन सी थी? कंट्रोल बस। डेटा कैरी करने के लिए बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी, प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में डेटा को कैरी करने के लिए ड्यूल डायरेक्शन डेटा बस होती थी। ये मेमोरी के जितने भी कंटेंट्स हैं उनको ये कैरी करता था। और कंटेंट्स के अंदर 3 चीजें हो सकती थी। कौन कौन सी चीजें? डेटा, इंस्ट्रक्शन और एड्रेस भी हो सकता था। यहां वाली जितनी भी चीजें हैं इन सारों को कौन कैरी करता है? ये किसका काम है? डेटा बस का काम है। ये किसका काम है? डेटा बस का काम है। ठीक है, यहां पे आते थे आपके क्या चीजें, और ये सारा कौन कैरी करता था? एड्रेस बस कैरी करती थी। ठीक है, कंट्रोल बस थी ड्यूल डायरेक्शनल बाय डायरेक्शनल बस। ये सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन के काम आती थी। डिफरेंट कंपोनेंट्स को कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल सिग्नल सेंड करती थी कि किस पॉइंट के ऊपर किस तरह का से क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। तो हर फंक्शन का एक अलग सिग्नल हुआ करता था, एक अलग किस्म की पल्स जनरेट होती थी इसमें से। और वो जिस कंपोनेंट के लिए जो भी काम करवाना होता था तो उस कंपोनेंट को पता होता था कि ये पल्स का मतलब है कि फलाना वाला काम करें। जैसे एक बहुत कॉम्प्लेक्स लॉकर होता है, आप एक उसमें चाबी घुमाते हैं तो वो अंदर से मशीनें आपस में सेट हो के लॉक खोल देते हैं आपका। इसी तरह कंट्रोल बस में से जो सिग्नल्स ट्रेवल कर वो पल्सेस होती है, और पल्स में डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हाईज एंड लोज आ रहे होते हैं, हाई और लो आ रहे होते हैं। वो यूं समझ लें वो उस एक चाबी का वो लॉक खोलने वाला एक तरीका है। जिस तरह एक पल्स है वो एक इस तरह की पल्स आ रही है, इतने टाइम के लिए इसकी हाई पल्स है, बाकी एक ज्यादा टाइम के लिए उसकी लो पल्स है, फिर इसके बाद एक पल्स है, फिर उसके बाद उतने टाइम के लिए एक हाई पल्स है, एंड सो ऑन। ये एक तरह का कंट्रोल सिग्नल हो सकता है। अब इसमें जो ये टाइम अलॉट किया जाता है हाई के लिए या लो के लिए, हाई के लिए या लो के लिए, ये डिफरेंट टाइम अलाउ किए जा सकते हैं, अलॉट किए जा सकते हैं, जिसकी बेस के ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं हर एक को पता होता है कि ये वाला जो कंट्रोल सिग्नल है ये मेरे लिए है, और मैंने कौन सा वाला टास्क परफॉर्म करना है वो उसको पता होता है कि अब मुझे रीड करना है, राइट करना है, या कुछ भी नहीं करना, जस्ट बाकी डिवाइस से कुछ काम लेना है या रजिस्टर्स के बीच में डेटा ट्रांसफर करना है। समझ रहे हैं बात? सो कंट्रोल बस कंट्रोल यूनिट की बेसिकली एक हेल्पर बस होती थी जो सिर्फ सिग्नल्स कम्युनिकेट करवाती थी फॉर ऑल द कंपोनेंट्स के वो उसने क्या काम करना है और किस वक्त कंट्रोल एंड किस वक्त सिंक्रोनाइज करना है बाकी चीजों के साथ। फिर था सिस्टम क्लॉक था आपका। ठीक है, हमने कहा था कंप्यूटर की अगर परफॉर्मेंस आपने बढ़ानी है, सिस्टम मुख्तलिफ चीजें हमने कहा था। एक हमने कहा था बस के साथ एसोसिएटेड एक बात की थी कंप्यूटर की, यस मतलब बेसिकली कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हमने कहा था बस की विड्थ बढ़ा दें आप, और बस इज समथिंग एसोसिएटेड विद सीपीयू। ये सारे जो उनसे कंपोनेंट्स हैं ये अफिलिएट कर रहे हैं किसके साथ? सीपीयू के इनसाइड। बस विड्थ बढ़ाए, बस विड्थ बढ़ाने से नंबर ऑफ कह लें कि ज्यादा बिट्स जो सी हैं आप ट्रांसमिट करवा सकेंगे एक सर्टेन पॉइंट के अंदर, एक सर्टेन टाइम के अंदर। अब लेकिन उससे ये भी है कि वर्ड साइज भी आपको बढ़ाना पड़ेगा फिर, क्योंकि अगर आपका वर्ड साइज लेट्स से यहाँ पे 64 बिट्स का है तो 32 बिट्स की अगर बस इस्तेमाल होती है तो वो 2 साइकिल्स लगेंगे उसको 64 बिट्स को, पूरे 64 बिट्स को रीड करने के लिए। मतलब अगर बस विड्थ पतली है, बस के अंदर 32 सीट्स मौजूद हैं और आपके पास 64 पैसेंजर्स हैं, अगर आपकी डेटा बस की जो सी मिसाल के तौर पे यहाँ पे कंटेंट्स की जो विड्थ है 64 बिट्स की है, मतलब इसके पास जितनी बिट्स हैं वो है 64, जो समझ ले पैसेंजर्स हैं 64 और आपके पास बस है 32 सीट्स वाली, तो उसको 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे। सो हमने एक बात कही थी कि बस की विड्थ अगर आप बढ़ाएं तो ज़्यादा डेटा ट्रैवल कर सकता है, जिससे सिस्टम की परफॉर्मेंस में वाज़ेह फ़र्क आ सकता है। और सिर्फ एक चीज़ नहीं थी, और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे, जैसे नंबर ऑफ कोर्स था। अगर 1 कोर इज इन फैक्ट कंसीडर्ड एज अ सीपीयू,
मल्टीपल कोर्स मींस मल्टीपल सीपीयूज, मल्टीपल कोर्स मींस मल्टीपल सीपीयूज। लेकिन उससे एक प्रॉब्लम भी आती थी मल्टीपल सीपीयूज के साथ, क्योंकि जब आप एक काम परफॉर्म कर रहे हैं ना, इंडिविजुअल सीपीयू उसको पता होता है कि ये मैंने ही करना है, तो उसने उस हिसाब से प्रायोरिटाइज या ऑर्गेनाइज किया होता टास्क को, एक एल्गोरिथम डिजाइन किया होता उसने। लेकिन जब दो सीपीयूज होंगे तो काम हो जाएगा डिवाइड, काम हो जाएगा डिवाइड, आधा काम एक प्रोसेसर ने करना और आधा काम दूसरे। तो इन दोनों को काम भी करना है और आपस में कोऑर्डिनेशन सिंक्रोनाइज भी करना है। 4 प्रोसेसर्स हो जाएंगे तो 6 कोऑर्डिनेशंस होंगी, 2 प्रोसेसर्स की 2 कोऑर्डिनेशंस होते, 4 की 6 हो जाएंगी। मतलब वो जब डेटा को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हुए इस चीज का भी ख्याल रखेंगे कि मिसाल के तौर पे जो फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, अब काम को जब डिवाइड करते हैं तो हो सकता है प्रोसेसर नंबर 3 इंतजार करे प्रोसेसर नंबर 2 के रिजल्ट्स का, तो जब 2 का रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को 3 इस्तेमाल करेगा प्रोसेसर नंबर 3। काम को डिवाइड किया हुआ ना। मैथ्स में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि आप एक सर्टेन प्रोसेस को नहीं स्टार्ट कर सकते तब तक जब तक पिछले किसी चीज का आंसर ना आ जाए। आप उस आंसर को यूटिलाइज करते हैं, फिर आगे आप चलते हैं, उस आंसर को उसमें पुट करते हैं और फिर आप आगे चलते हैं। समझ रहे बात की नहीं? फिर इसमें एक ये प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे मैं अगर डायग्रामेटिकली 4 प्रोसेसर्स बनाऊं, इसने इसके साथ भी कोऑर्डिनेट करना है, इसने इसके साथ भी करना है, इसने इसके साथ भी करना है, इसी तरह से इसने इसके साथ भी करना है, इसने इसके साथ भी करना है, इसने इसके साथ भी करना है, इसी तरह से इसने उसके साथ भी करना है, इसके साथ भी करना है और इसके साथ भी करना है। तो टोटल आपके पास 6 कोऑर्डिनेशंस बनती हैं। तो 6 प्रोसेसर्स आपस में सिंक्रोनाइज करना एक मुश्किल काम है कि ऐसे टास्क्स को डिवाइड करना कि दूसरे प्रोसेसर को किसी दूसरे टास्क की जरूरत ही ना पड़े, इंडिविजुअली काम कर रहे हो। समझ रहे हैं? सो इट इज एन आइडिया कि आप प्रोसेसर को इंक्रीज कर सकते हैं, बट यू हैव टू थिंक इन मोर डिटेल्स कि आप अपने टास्क की ब्रेकेजेस आप किस तरह से करेंगे। तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको बोलते हैं पाइपलाइनिंग। एक कॉन्सेप्ट आता है उसको बोलते हैं पाइपलाइनिंग। पाइपलाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है? पाइपलाइन, आपने अक्सर औकात लोगों के मुंह से एक लफ्ज A2 में है ये बात, आप लोगों ने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा कि जी ये काम है पाइपलाइन में लगे हुए हैं। तो पाइपलाइन एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो चीजें पहले होती है पहले वो सॉल्व होती है, बाकी चीजें किधर होती है? इंतजार कर रही होती है। जब बिल्कुल पाइप के जो उसका माउथ होता है, नोजल, उधर के पास जो पानी होगा वो सबसे पहले निकलेगा, बाकियों की बारी बाद में आएगी। तो पाइपलाइनिंग एक इस तरह का कॉन्सेप्ट था ना। हम पाइपलाइनिंग को एफिशिएंट करते थे, हम करते हैं A2 के अंदर, कि ऐसी इंस्ट्रक्शंस को उठाते हैं, ऐसी इंस्ट्रक्शंस को उठाते हैं जिनका आपस में ताल्लुक ना हो, क्योंकि आप तब तक उस इंस्ट्रक्शन को फेच नहीं कर सकते जब तक उससे फेच करने के लिए जो उसको रिजल्ट चाहिए वो आ ना जाए। तो जब तक वो रिजल्ट आ रहे हैं तो क्या उतने साइकिल्स के लिए कंप्यूटर इंतजार करेगा? करता था तो डिले का शिकार होता था। तो हमने उसके डिले को खत्म करने के लिए हमने उस तरह के टास्क को लोड किया जो इस्तेमाल नहीं हो रहे थे तब तक जब तक उसका रिजल्ट्स ना आ जाए पिछले वाली इंस्ट्रक्शन के। जैसे कंप्यूटर जब एक काम परफॉर्म करता है ना तो एकदम वो नहीं परफॉर्म हो जाता, उसके साइकिल्स है। जैसे प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन व्हिच इज टू बी फेच्ड और एग्जीक्यूटेड। पहली बात, इट गिव्स इट्स एड्रेस टू द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। Now memory address register points to the memory unit from where the contents will be fetched into the MDR. ये सारे स्टेप्स है पीसी का। मिसाल के तौर पे MAR को वैल्यू देना ये एक स्टेप है, एक साइकिल है पूरी। मे बी इट टेक्स 5 नैनोसेकेंड्स। इसी तरह से जब MAR की जो बात है वो MDR तक जाएगी, मजीद 5 नैनोसेकेंड्स लगेंगे। फिर प्रोग्राम काउंटर अब लगे हाथों उसको +1 हो जाना चाहिए था। समझ आ रही है बात की नहीं? तो वो भी एक 5 नैनोसेकेंड है। फिर करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का भी काम है बीच में, यानी कि फेचिंग का भी कुछ साइकिल्स हैं, मतलब टाइम लगेगा। फिर डिकोडिंग का भी लगेगा, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन की भी लगेगा। मतलब आप इंस्ट्रक्शन फेच भी करेंगे, फिर इंस्ट्रक्शन को डिकोड भी करेंगे, फिर वो डिकोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूशन के अंदर भी सम टाइम बच्चे आपका ध्यान कहीं और है। एग्जीक्यूशन के अंदर एलियंस की तरह ना बैठे क्लास में, आप ISI के एजेंट नहीं है, क्लास स्टूडेंट है, आप मेरी तरफ तवज्जो दें। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही?
सो तो उसके मुख्तलिफ ना स्टेप्स है, साइकिल्स हैं, उनको साइकिल्स कहा जाता है। इसमें टोटल 5 साइकिल्स होते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। सो उसको ऑर्गेनाइज करना एक टास्क था, जिसको यहाँ पे पाइपलाइनिंग करके इसको ठीक किया गया। फिर हमने कहा था सिस्टम क्लॉक भी एक ऐसा फैक्टर है। सिस्टम क्लॉक इज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कुड बी एग्जीक्यूटेड इन वन साइकिल, एक पल्स के ऊपर, क्योंकि सिस्टम क्लॉक क्या करती थी, टाइमिंग सिग्नल्स प्रोड्यूस करती थी, और इसकी एक पल्स के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती थी। बात समझ आ रही है? तो जितनी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस, मतलब जितनी तेज पल्स आएगी उतनी जल्दी तेज इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होना शुरू होंगी। सो यूं समझें कि इसके साथ साथ अब ये मशीन बहुत तेज हो जाए, बस विड्थ कम हो, डिले तो फिर भी आएगा, क्योंकि एक मोटर इतनी तेज हो जाए कि वो बहुत ज्यादा डेटा देना शुरू कर दे, ठीक है, तो साथ आगे पाइप आपने छोटा सा लगाया, वो मोटर बहुत प्रेशर वाली और पाइप छोटा सा लगाया तो फायदा। तो उसको मैक्सिमम ऑप्टिमाइज्ड अंदाज में यूटिलाइज करने के लिए जब आप एक चीज बढ़ाते हैं तो फिर मजबूरी बन जाती है दूसरी को भी क्या करना, बढ़ाना है, उसको भी ठीक करना। क्या ख्याल है? मगर सर बस विड्थ को बहुत ज्यादा बढ़ाने से तो नुकसान, बहुत ज्यादा नहीं, कंपैटिबली बढ़ाने से। इतना आप बढ़ाएं कि मतलब उसकी हर एक बस की एक अपनी लिमिट होती है कि कितना डेटा उसमें से एक वक्त में ट्रेवल हो सकता है। जैसे आप जब वायर्स की बात करते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस की बात करते हैं, तो वो कहती है कि जी मैं 5 GB पर सेकंड का डेटा ट्रांसपोर्ट कर सकती हूँ। समझ आ रही है कि नहीं? तो आप उसको 500 पे नहीं लेके जा सकते कि नहीं वायर है, बस मैंने डेटा ट्रांसफर करना है, ठीक है, उसमें उसका हर एक वायर की अपनी लिमिटेशंस है, बट ये है कि बस विड्थ को कंपैटिबली बढ़ाना होता है। तो उसी के साथ साथ कैश मेमोरी को भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। कैश मेमोरी बेसिकली क्या थी, याद है ना? 2 तरह की रैम्स होती थी ना, कौन कौन सी वाली? डायनामिक और स्टैटिक। डायनामिक क्या करती थी? इट वाज मेड फ्रॉम द ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स क्या करते थे? चार्ज को स्टोर करते थे, टेम्परेरीली चार्ज को स्टोर करते थे। तो मिलियंस ऑफ कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स लगे होते थे एक रैम के अंदर, ठीक है, और रैम एज अ स्विच काम करता था कि कब करंट देना है और कब करंट नहीं देना। बात समझ रहे मेरी कि नहीं? कम करंट पावर कंज्यूम करती थी, क्योंकि जब कैपेसिटर को चार्ज दे दिया ना, तो कैपेसिटर टेक्स सम टाइम टू डिस्चार्ज इटसेल्फ। जितना चार्ज उसके अंदर है उसमें से खत्म करने के लिए उसको थोड़ा सा वक्त लगता था कैपेसिटर को। बात समझ आ रही है कि नहीं? उसको थोड़ा सा वक्त लगता था। तो जब वो अपनी वैल्यू बिल्कुल 0 तक पहुंचाए, तो 0 तक पहुंचने से पहले ही आप उसको क्या कर देते थे? फिर से चार्ज कर देते थे। तो ये कंटिन्यूअस चार्ज करना फिर छोड़ देना। चार्ज करने का मतलब था 1 और बिल्कुल डिस्चार्ज का मतलब था 0। चार्ज करने का मतलब था कैपेसिटर इज होल्डिंग सम इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिक करंट, वेरी लिटिल, लाइक इट माइट बी इन माइक्रो एम्पेयर्स और मे बी लेस, yes it will be less, क्योंकि इट्स वेरी स्मॉल, कैपेसिटर्स आर वेरी 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 स्मॉल, लाइक वो छोटे। सो उसके अंदर जो उनसे चार्ज स्टोर होता था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है वो, आई डोंट नो आप लोगों ने A2 में ये बात फिजिक्स में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, बट कैपेसिटर्स है आप लोगों के, फिजिकली यू कैन जस्ट हैव एन एक्सपीरियंस विद इट। इफ आई सी हियर इट इज, यहाँ पे कैपेसिटर का कोई चक्कर है कि नहीं? हाँ, इसमें भी लगा हुआ है, बट यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है कि नहीं। आई कैन सी कि जब मैं इसकी लाइट ऑफ करती हूँ तो एकदम ऑफ नहीं होती है, टेक सम टाइम टू कंप्लीटली टर्न ऑफ। पंखे की बात मिसाल ले लें, इसमें कैपेसिटर्स आई डोंट थिंक के लगे हुए होंगे, बट इसके अंदर जो सा ना वो डिमर नहीं लगा हुआ। तो अब जब पंखे को ऑन करते हैं लाइट के साथ लगा हुआ ना, तो वो थोड़ा सा ना शुरू में एक स्लो स्पीड होती है, अपनी मैक्सिमम स्पीड पे पहुंचने तक ना और थोड़ा टाइम लगाती है। तो कैपेसिटर्स क्या करते हैं, पहले चार्ज को स्टोर करते हैं अपने पास, चार्ज को स्टोर करके फिर आगे जो सा ना, क्योंकि कॉइल लगी हुई है ना, तो कॉइल को एकदम से जब आप करंट देते हैं ना, तो बहुत नेक्स्ट लेवल का जो सा ना मैग्नेटिक फील्ड सी इसके अराउंड जनरेट हो रही होती है। तो मैग्नेटिक, जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा होता है। तो वो जो एडिशनल, अब देखो मेन कॉज थी बिजली से आया क्या, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ने डिस्टर्ब किया दोबारा से अपनी ही कॉइल को डिस्टर्ब किया, उसने एक और करंट प्रोड्यूस किया। उसने क्या किया? एक और करंट प्रोड्यूस किया। तो ये गेम चल रही होती है आपस में एक दूसरे की। तो जो मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है ना, वो हमें नहीं चाहिए होता, वो उसको गलत कर रहा होता है, नेगेटिव में लेके जा रहा होता है। समझ आ रही है कि नहीं? बैक ईएमएफ इंड्यूस होती है एक तरह की,
रिवर्स गियर मारती है, तो उधर से एक करंट आ रहा है, यहाँ से रिवर्स चल रहा होता है। फिर एडी करंट भी आपको पढ़ाया जाएगा, उसका भी फिनोमेना कॉइल्स के अंदर आता है, जिसकी वजह से ये कॉइल जल जाती है, फुल ब्लैक हो जाती है। जला हुआ पंखा देखा हो, जली हुई कॉइल देखी तो फुल ब्लैक हो जाती है, उसमें से करंट नहीं गुजर सकता। समझ रहे मेरी बात की नहीं? एकदम एकदम उसके अंदर ना ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट्स एकदम आते हैं। सो आपने ना इसको मैनेज करना होता है। तो मैनेज करने के लिए हम थोड़ा सा किसी हद तक एक कैपेसिटर भी लगाते हैं। समझ आ रही बात है कि नहीं? सो स्मॉल कैपेसिटर्स लगे होते हैं, और ये एक एनालॉजी बनाई गई थी। यू नो, आई टोल्ड यू राइट इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस के 1 और 0 कुछ भी नहीं है। दिस इज एन एनालॉजी ऑफ प्रेजेंस ऑफ करंट या एब्सेंस ऑफ करंट। एक कैपेसिटी होती है हर एक चीज की, हर कैपेसिटर की ना एक कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा चार्ज नहीं स्टोर कर सकता। कैपेसिटर्स आर नेवर यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी, ये याद रखिएगा। ये स्टेबलाइजेशन के काम आते हैं, स्टेबलाइज करता है चीजों को। तो हमने कैपेसिटर के उस फिनोमेना को इस्तेमाल करके हमने क्या कहा, हमने कहा इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चार्ज की बात करूं। चार्ज इज अ वेरी स्मॉल थिंग, यू कैन जस्ट टेक इट एज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये उसको स्टोर कर रहा होता है। और इलेक्ट्रॉन्स लीक कर रहे होते हैं। लीक करने का मतलब है कि किसी पानी की टैंक के अंदर आप नलका खोलेंगे तो टपकता रहेगा और पानी का लेवल टाइम के साथ साथ कम होता रहेगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन्स लीक हो रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स लीक होकर पूरा साइकिल मुकम्मल करते हैं, यानी कि वो अर्थ या ग्राउंड की तरफ जा रहे होते हैं। क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर ये ग्राउंड पूरा जब नहीं कर रहा था और करंट दे दिया था, तो ये अपने आप को भर रहा था। जब ये भर गया तो अब ये आगे देता जा रहा है। और जब ये भर रहा था अपने आप को, तो ये बहुत ज्यादा करंट एज एन इनपुट ले रहा था, लेकिन एज एन आउटपुट बहुत ज्यादा नहीं दे रहा था। आउटपुट में 1, 2, 4, 8, 16 मतलब इंक्रीज इस तरह से करता, एकदम से नहीं 220 वोल्ट दे दिया उसने, थोड़ा टाइम लगा रहा था उसको, ताकि वो अडाप्ट करे चीज के साथ। बात समझ आ रही है कि नहीं? इसीलिए कैपेसिटर्स की डिफरेंट वेरिएशंस होती है, डिफरेंट रीडिंग्स होती हैं कि सर्किट किस किस्म का है, वहां पे कैपेसिटर्स किस किस्म के लगने चाहिए। इसकी बाकायदा मैथमेटिकल इक्वेशंस है फिजिक्स के अंदर कि एक गिवन सर्किट है, कितना रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, चीज क्या है, वहां पे कैपेसिटर कितना का लगा होना चाहिए। इसकी बाकायदा मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं। ये सर्किट जो आप देखते हैं मुख्तलिफ जगहों के अंदर, इट्स नॉट जस्ट हिट एंड ट्रायल सिस्टम, इट्स मैथमेटिकल सिस्टम। ये जो सर्किट्स आप देख रहे हैं, ये मैथ्स एंड फिजिक्स मिलकर निकालती है। ये ठीक हो रही है बात कि नहीं? ये फिजिक्स से निकली हैं ये सारी चीजें, कंप्यूटर्स, जितनी आप ये इंजीनियरिंग वर्ल्ड आप देखते हैं। मैथ्स इज अ टूल जो कि उसकी इक्वेशंस को सॉल्व करता है। फिजिक्स ये है कि वो नई नई चीजें निकाल रहा होता है कि बैलेंस कैसे हो रही है। तो ये कुदरत के अंदर मैथ्स का मौजूद होना और फिजिक्स का पहले से है, हम सिर्फ उसको कह लें पजल्स की तरह से हम सेट कर रहे हैं उनको। जैसे रूब्रिक्स क्यूब में आप करते हैं, एक कलर से एक तरफ लेके आते हैं और बस चीजें आप आगे पीछे कर रहे हो। तो ये बेसिकली वही गेम चल रही होती है और हम सिर्फ एक्सप्लोर करते जा रहे हैं उसको। ठीक है, सो ये इस तरह के मुख्तलिफ चीजें हैं। फिर हमने और भी कुछ कहा था। चौथा कौन सा फैक्टर था हमारा कैश मेमोरी के अलावा? 4 फैक्टर्स थे ना, बसेस, हाँ कोर्स नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, कोर्स नहीं लिखा मैंने, बोल दिया वो नंबर ऑफ कोर्स जो उनसे ना सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं वो। ठीक है, तो खैर 1, 2, 3, 4। अब आते हैं जरा इसकी तरफ, रिस्क की तरफ आते हैं। अच्छा, हम जब यहाँ पे ना कंटेंट्स की बात करते हैं तो हमने कहा था कंटेंट्स के अंदर चीजें होती हैं कौन कौन सी वाली भला? डेटा इटसेल्फ, ठीक है। फिर हमने कहा था इसमें होती है एक इंस्ट्रक्शन और एक होती है इसके अंदर, याद आ रहा है कि नहीं, एड्रेस भी सेव हो सकता है कंटेंट के अंदर। अब जब मैं इंस्ट्रक्शन की बात करता हूं तो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के लिए वो कमांड्स होती हैं, वो मैसेजेस होते हैं कि क्या फंक्शन आपने परफॉर्म करना है। इंस्ट्रक्शन सेट एक पूरा उसका एक वर्ड है कि कंप्यूटर में प्रोसेसर्स में इंस्ट्रक्शन सेट्स इस्तेमाल होते हैं। अब इंस्ट्रक्शन सेट क्या चीज थी? इंस्ट्रक्शन सेट क्या चीज थी? जब आप एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं किस चीज का? इंस्ट्रक्शन सेट का लफ्ज। पहली बात तो यह है कि इंस्ट्रक्शंस क्या थी? इंस्ट्रक्ट करना। जैसे नहीं मैनेजर्स होते हैं इंस्ट्रक्शंस देते हैं स्टाफ को, अच्छा आपने ये करना आपने करना। इसी तरह से प्रोसेसर्स के अंदर भी क्या होती हैं, कुछ इसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। इनफैक्ट कुछ इंस्ट्रक्शंस यूजर्स यानी प्रोग्रामर्स दे रहे होते हैं
और कुछ इंस्ट्रक्शन जो बेसिक कंप्यूटर ने परफॉर्म करनी है वो पहले से स्टोर कर ली जाती हैं उसके अंदर कि ये स्टेप्स हैं। मिसाल के तौर पर 50 स्टेप्स हैं, जब भी ऑन हो गए ये 50 स्टेप्स आपने एग्जीक्यूट करने हैं, तो उन स्टेप्स को ऐसी मेमोरी में रख दिया जाता है कि जिसका आपसे लेन देन नहीं है, वो बस कंप्यूटर के साथ लेन देन है उनका। जैसे फॉर एग्जांपल रोम के जो कंटेंट्स होते हैं तो आपके साथ लेन देन नहीं है, उसमें वो इंस्ट्रक्शंस रखी जाती हैं रोम के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस रखी जाती हैं जो कह लें कि कंप्यूटर के मेन फंक्शनैलिटी के लिए बड़ी ज़रूरी होती है, और उनसे जो बचना ना इनएविटेबल है, आप उससे बच नहीं सकते, वो आपने रन करनी ही करनी है हर दफ़ा। सो आपका लेन देन नहीं है तो जस्ट लीव इट, पुट देम इनटू सर्टेन टाइप ऑफ अ मेमोरी वेयर ऑल दोज इंस्ट्रक्शंस वुड ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क ड्राइव से उठा के रैम के अंदर लेके आना खुद नहीं आता, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको एग्जीक्यूट मतलब जिनको परफॉर्म किया जा रहा होता है। प्रोसेसर इज जस्ट एक ऑपरेशंस की टीम है ये, जैसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अंदर डिफरेंट टीम्स होती हैं, प्रोसेसर इज जस्ट एन ऑपरेशन टीम। जैसे स्वॉट की टीम होती है, जैसे कमांडोज होते हैं, उनको नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं, उनको बस एक कमांड आती है जाके वो कर लेते हैं। फैसला लेने वाला कोई और होता है और फैसला लेने वाले से पहले जो जानकारी देता है वो कोई और होता है। बात समझ रहे मेरी कि नहीं? प्रोसेसर इज एन ऑपरेशंस टीम, जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उनको बस उसने परफॉर्म करना है। तो इंस्ट्रक्शंस इस अंदाज में दी जाए कि वो प्रोसेसर को समझ आए कि अच्छा मैंने करना क्या था। तो नॉट द होल ऑपरेटिंग सिस्टम बट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज necessary to turn on the computer must be loaded from the backing store, मतलब hard disk drive, and kept in the main memory, because processor is not dealing with the hard disk drive or backing store since it is very slow. We can make it very fast but we cannot afford it. Affordability is the main reason. So that is why we categorize different things, right? ऐसा ही है कि नहीं? So हम लोग उसको RAM में रखते हैं। RAM is a primary assistant secretary of processor. Whatever processor needs, it takes from main memory. Whatever processor executes, gives it back to the main memory. So that main memory deals with the other slow peripheral devices. Peripheral means IO devices. ठीक है? और RAM में जैसी चीजें कैसे आती हैं, प्रोसेसर का ही वो पार्ट होता है। Certain part of the processor takes advanced things which processor has to perform in next 10 सेकेंड और 20 seconds, वो पहले से हार्ड डिस्क ड्राइव से उठा के रैम में रख देता है ताकि अब वो रैम के साथ डील करता रहे। जैसे ही रैम कंटेंट्स खत्म होना शुरू होते हैं तो प्रोसेसर फिर क्या करता है, उठा के दोबारा हार्ड डिस्क से उठा के फिर रैम में रख देता है। सो रैम इज something that is really fast. People may ask, we can use a faster backing store. Yes, they started using solid state drives. उसकी हर एक चीज की अपनी लिमिटेशंस है, बिकॉज इट्स अ फिजिकल वर्ल्ड, इट्स नॉट समथिंग दैट केम फ्रॉम स्काइज। हर चीज की एक अपनी लिमिटेशन है। जैसे लॉन्जेविटी उसकी प्रॉब्लम थी एसएसडी की, एसएसडी इंड्योरेंस लंबे अरसे तक नहीं चलती। हार्ड डिस्क ड्राइव का लिमिटेशन ये थी कि सुस्त होती है, लेटेंसी का फिनोमेना होता है, बिकॉज इसमें मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। मैकेनिकल पार्ट्स की वजह से वो रीड राइट टाइम लेता है समटाइम सेक्टर्स को और ढूंढने में। समझ रहे हैं बात के नहीं? तो हर एक चीज़ के तो हम लोगों ने ना अवेलेबल रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके एक बेहतरीन चीज़ बनाने की ख्वाहिश की, और वही हम ये कंप्यूटर्स जो आज आप देखते हैं अवेलेबल रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके बेहतरीन चीज़ बनाने की कोशिश की। क्लियर हो रही है मेरी बात? सो हम कहते हैं फिर जो प्रोसेसर्स है ना, वैसे तो बहुत से टाइप्स के होते हैं बट जनरली इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। असल जो सी दो कैटेगरीज है, एक है रिस्क और एक है सिस्क। अब रिस्क स्टैंड्स फॉर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, मतलब लफ्ज से बड़ा आसान आपको समझ आ जाएगा, बट यू हैव टू पिन पॉइंट learn the differences between risk and CISC, because the name itself is very self-explanatory, which would be better and which would not be better, but हर एक के अपने uses हैं, मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो पता होना चाहिए कैटेगोरिकली कि रिड्यूस्ड क्या करता है, ये है क्या चीज़।
अब ये याद रखिएगा, अब जो उनसे कंप्यूटर्स अब शुरू होने वाले हैं, इट्स लेस मैथमेटिकल नाउ। समझ आ रही? इसमें थोड़ी सी मैथमेटिकल मतलब लॉजिकल मैथमेटिक्स आएगी, बट नाउ अ लिटिल मोर कॉन्सेप्चुअल थ्योरी आ रही है। समझे जरा बात को, अब लिटिल मोर कॉन्सेप्चुअल थ्योरी आ रही है। ठीक है, जैसे पुराना चैप्टर किस किस्म का था, मैथमेटिकल सॉर्ट ऑफ चैप्टर था। उससे पुराना थोड़ा कम्युनिकेशन इंटरनेट वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का चैप्टर था, वो डिफरेंट अंदाज में उसका इंटरेस्ट था। ये थोड़ा हार्डवेयर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है इसका। हार्डवेयर समझते हैं ना, मशीन से ताल्लुक रखने वाली जो चीजें होती हैं, आईसीज की डीप डेप्थ, प्रोसेसर की डेप्थ क्या है, मतलब इस तरह की चीजें। सही है ना? एंड इट स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। वैसे अगर देखा जाए ना, चलिए मैं पहले इंस्ट्रक्शन सेट को बता देता हूँ। इंस्ट्रक्शन सेट का मैं आपको कह रहा था, ये वो कमांड्स होती थी जो कंप्यूटर्स को या प्रोसेसर को दी जाती थी अबाउट व्हाट फंक्शन टू परफॉर्म। ठीक है, इंस्ट्रक्शन किसको कहते थे? कमांड्स फॉर सीपीयू अबाउट व्हाट फंक्शंस कह सकते हैं, ऑपरेशंस टू परफॉर्म, अबाउट व्हाट ऑपरेशंस टू परफॉर्म। ठीक है, अबाउट व्हाट ऑपरेशंस टू परफॉर्म। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब इंस्ट्रक्शन सेट की एक एग्जांपल बताता हूं आपको। एएस से उठाइए एक एग्जांपल। It is direct addressing, in which the meaning of this instruction is load the contents of the memory location 03 into the accumulator. इस पूरी इंस्ट्रक्शन का मतलब था लोड डायरेक्ट एड्रेसिंग है ना, मेमोरी लोकेशन इस्तेमाल होगी। इट विल बी द मेमोरी फ्रॉम वेयर दैट मेमोरी का जो कंटेंट्स थे वो उठ के आपके एक्यूमुलेटर में चले जाएंगे। सो टेल मी, इस पूरी को कहा जाता था, दिस वॉज नोन एज ऑपरेशनल कोड, यानी कि ऑप कोड। दिस वॉज ऑपरेंड। ठीक है, दिस वॉज ऑपरेंड। ठीक है, एक था ऑप कोड और एक था ऑपरेंड। ऑपरेशनल कोड, द ऑपरेशन दैट इज टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, एंड ऑपरेंड समथिंग ऑन विच या फ्रॉम वेयर द ऑपरेशन is to be performed, on which operation is to be performed. If it's direct, then it will be addressed. तो address के ऊपर एक operation perform होगा। ठीक है, and you know opcode had certain opcodes had two things. One is the mnemonic, the operation, and one was its addressing mode. Addressing mode कितने थे हमारे? Direct, indirect, immediate, index and relative addressing। 5 एड्रेसिंग मोड्स थे। रिमेंबर, हमारा मैंने जब कहा कि ऑप कोड के अंदर भी 2 बातें थी ना हमारी, एक था हमारा न्यूमोनिक्स और दूसरा था एड्रेसिंग मोड्स। न्यूमोनिक थे एक और एक थे एड्रेसिंग मोड्स। न्यूमोनिक वो शॉर्ट एब्रीविएशंस होती हैं जो ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। एलडी स्टैंड फॉर लाइक लोड, राइट? एलडी स्टैंड्स फॉर लोड। एड्रेसिंग मोड्स जैसे मैंने कहा, डायरेक्ट एड्रेसिंग, जानना जरूरी है, सही है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इमीडिएट एड्रेसिंग, इंडेक्स एड्रेसिंग, रिलेटिव। आई होप ये सारे आप लोगों को पता है क्या होते हैं। दिस नॉलेज इज नेसेसरी। डू यू वांट मी टू रिवाइज और दैट्स इट? इट्स ओके।
डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इमीडिएट, इंडेक्स्ड और रिलेटिव। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है, राइट। फिर है जी रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट। सो डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड reduced instruction set and complex instruction set? अब ये इंस्ट्रक्शन सेट क्या है? ये इंस्ट्रक्शन सेट है, इसको क्या कहा जाता है? इंस्ट्रक्शन सेट, बिकॉज इट हैज टू थिंग्स, yes, opcode and ऑपरेंड। इस वजह से इसको इंस्ट्रक्शन सेट कहा जाता है। समझ आ रही मेरी बात कि नहीं? इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? इंस्ट्रक्शन सेट कहा जाता है। तो एक के अंदर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट होता है और एक के अंदर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये नाम से जाहिर है, बट मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? वो तो नाम से जाहिर है, बट अगर एक प्रोग्रामर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अ सोफिस्टिकेटेड प्रोग्रामर, a person who is like trying to understand the architecture of a computer, a person who is trying to develop a processor, अगर उसकी निगाह से देखा जाए from the point of view of a sophisticated programmer, वो इन चीज़ों को थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में देखेगा। वो कहेगा अगर फैसला करने से पहले, मतलब दो कंप्यूटर्स के बीच में फैसला करना है यार, कौन सा वाला अच्छा है कौन सा बुरा है। जैसे मैं अक्सर औकात कहता था ना कि एक आम आदमी जब कंप्यूटर खरीदता है तो वो देखता है कि मार्केट में आजकल इन क्या है, लोगों के पास क्या है, कलर कैसा है उसका, ठीक है, ऐसे ही करता ना, या साइज क्या है उसका। एक आईटी रिलेटेड बंदा, एक कंप्यूटर रिलेटेड बंदा जब एक लैपटॉप खरीदता है तो वो कलर के बारे में लीस्ट इंटरेस्टेड होता है। जो एक्चुअल कंप्यूटर को जानता है वो कहेगा यार प्रोसेसर की क्या रीडिंग्स हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है, प्रोसेसर रैम के बारे में सोचेगा, कैश मेमोरी के बारे में सोचेगा। समझ आ रही है कि नहीं? बिट सिस्टम देखेगा, कितने बिट सिस्टम है, जनरेशन देखेगा, उसकी टाइप ऑफ द प्रोसेसर देखेगा कि किस फैमिली से प्रोसेसर्स बिलोंग कर रहे हैं। बात समझ आ रही है मेरी कि नहीं? वो मुख्तलिफ चीजें देखेगा और उसके बाद कॉस्ट को फिर एंड में देखेगा, यार कॉस्ट कितनी है, इज इट अंडर माई अफोर्डेबिलिटी या नहीं। तो वो जब लैपटॉप खरीदने जाता है ना, तो वो कॉस्ट के हिसाब से डिफरेंट कंपनीज देख रहा होता है कि सबसे बेहतरीन स्पेसिफिकेशन इतने पैसों में कौन दे रहा है। मेरी बात समझ आ रही? देन यू गो फॉर कोई certain persons, people go for Acer, certain go for Asus, certain go for Lenovo, certain go for HP, Dell, Apple, etc etc etc। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये समझ आ रही? तो कहने का मतलब ये ना कि वो फिर कॉस्ट के हिसाब से देखते हैं कि कहाँ पे ओवरलैपिंग, दो सेट्स कहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं मेरी कॉस्ट के हिसाब से, मेरी रिक्वायरमेंट्स बेहतरीन कहाँ से फुलफिल हो जाएंगी। क्लियर है बात कि नहीं? एंड देन ऑल्सो हार्ड डिस्क एंड सॉलिड स्टेट कंपैटिबिलिटी, कितनी सॉलिड स्टेट लगी हुई और कितनी हार्ड डिस्क लगी। अब तो हाइब्रिड सिस्टम्स आ रहे हैं, दोनों लगी हुई होती है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स रखे जाते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर फॉर फास्ट प्रोसेसिंग, बाकी जो बैकअप डेटा होता है, ये मूवी शूवियाँ आगे पीछे, ये हार्ड डिस्क ड्राइव में रखी जाती हैं, ठीक है, ताकि अगर विंडोज करप्ट भी हो तो सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर चीज़ें हो, उसको दोबारा से रिप्लेस किया जा सके। खैर, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? तो एक सोफिस्टिकेटेड प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब चीज़ों को देखा जाता है तो वो कुछ चीजों को जो सा है ना, वो कुछ चीजों को अंडर कंसीडरेशन रखता है, जिनमें से एक है उसका कि जी एड्रेसिंग मोड्स कितने हैं इसके अंदर। प्रोसेसर को अच्छा या बुरा कहने से पहले कहता है, वो कहेगा कि इसमें इंस्ट्रक्शन सेट्स कितनी है। एक में लेट से 20-25 है और एक में अगर 100 है, तो वो 100 को याद रखना, 100 को डील करना, वो देखेगा उनको। लेकिन वो जो 100 होंगी वो बहुत डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस होगी, वो मशीन के हर पार्ट को एक्सेस कर, तो देखेगा कि एक प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन सेट्स कितने हैं। फिर सेकंड के अंदर उसका फॉर्मेट क्या है, क्या उसका फॉर्मेट इजी राइटिंग वाला है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्या मशीन को अंडरस्टैंड करते हुए उसको ज्यादा ट्रांसलेशंस करनी है, या वो इजी है उसको फॉर्मेट को अंडरस्टैंड। फिर एड्रेसिंग मोड्स कितने हैं उसके अंदर, लिमिटेड एड्रेसिंग मोड्स हैं या ज्यादा एड्रेसिंग मोड्स हैं। समझ रहे बात कि नहीं? लिमिटेड एड्रेसिंग मोड्स हैं या ज्यादा एड्रेसिंग मोड है। फिर वो रजिस्टर्स दैट आर एक्सेसिबल बाय दोज इंस्ट्रक्शंस, ये चीजें जरूरी होती हैं उसके लिए। समझ आ रही बात है कि नहीं? सो आई होप यहाँ तक आपको मेरी बातें समझ आ रही। सो इसको बाकी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा इसको।